हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। मैं पूजा चौधरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जो मैंने लास्ट 2 क्लासेस में 2 वीडियोस में मैंने पूरा कवर करा तो उसके रिलेटेड एमसीक्यू करवाऊंगी। ठीक है, ये सारे एमसीक्यू आप पहले उस वीडियो को देखने के बाद इसको करें तो आपको अच्छे तरीके से एमसीक्यू समझ आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने पॉइंट पढ़ा था, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारे देश का जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या आ रहा था। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ब्रिटिश रूलिंग के टाइम पे हमारे देश का जीडीपी और हमारे देश का पर कैपिटा इनकम। तो मैंने कहा था जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था ना वो 2% से भी कम था, लेस देन 2%। और पर कैपिटा जो इनकम थी वो कितनी थी, पर कैपिटा इनकम यानी पर इंडिविजुअल हमारे देश में जो प्रति व्यक्ति या हिंदी में बोलते हैं वो कितनी थी, 0.5%। तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 2% था, 3% था, 4% था, 0.5। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या है, 2%। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर है 2%। इसके बाद है व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अभी मैंने बताया वो कितना था, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो ये कितना है, सी 0.5। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं व्हाट, थर्ड हमारा क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैंने कहा था आपको ये चीज़ें भी, अगर आप वीडियो देख के आए हैं तो मैंने कहा था कि पॉपुलेशन का 85% भाग इंडिया में, इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसका 85% भाग विलेजेस में रहता था। ठीक है, लेकिन अगर आएगा कि कितने लोग इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो प्रोपोर्शन है वो लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, तो आप लिखेंगे 70%। ठीक है, 70% के आसपास, मतलब 2/3 ऐसा। तो अभी इसने बोला रहते कितने लोग थे, तो 85%। क्लियर है। उसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया वाज लिटरेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कितने लोग हिंदी में साक्षरता दर एक तरीके से कितनी थी, तो शिक्षा दर कितनी थी, तो लिटरेट कितने लोग थे। तो मैंने आपको बताया था कि 16% ओवरऑल थे, जिसमें से 7% वुमेन का, फीमेल का था। क्लियर है। तो 16% यहाँ पर जो ऑप्शन है आप देख लीजिए, यहाँ 16%। क्लियर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। मैंने बोला ना डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो सिंपल 70%। क्लियर है। इसके बाद बोल रहा है व्हेन वाज द रेलवे इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुई थी, 1850 में इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुई, 1850। पर चली कब थी पहली बार, 1853। बट इंट्रोडक्शन पूछा है तो आंसर क्या होगा, 1850। क्लियर है। उसके बाद है व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस ऑपरेशन कंडक्टेड इंडिया, मतलब जनगणना, पहली ऑफिशियल जनगणना इंडिया में कब हुई थी। तो मैंने इसका भी आपको डेमोग्राफिक जो ट्रांसलेशन था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल था इंडिया का, उसमें ये पोर्शन है। तो 1881 ऑप्शन जो भी है इसमें से 1881 क्लियर सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन क्या है, which years is regarded as defining to mark demographic translation from one stage to another। तो डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन कब हुआ था, यानी किस ईयर को ग्रेट डिवाइड, विभाजन का जो वर्ष बोला जाता है उसको कहा जाता है, जिससे पहले जनसंख्या की जो दर थी वो बढ़ रही थी, घट रही थी, लेकिन उस डेट के बाद, उस ईयर के बाद हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, तो जिसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो वो कौन से वर्ष में हुआ था, 1921। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हम बोल सकते हैं कि कितने लोग, मैक्सिमम एक पर्सन की एवरेज लाइफ कितनी थी, तो वो कितनी थी, 44 ईयर। कितनी थी, 44 ईयर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आंसर लगाएंगे, 44 ईयर। उसके बाद है व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि शिशु मृत्यु दर हिंदी में कितनी थी उस टाइम पर, मतलब पर 1000 अगर बॉर्न हो रहे हैं तो उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर अंदर, जो 1 साल भी अपना बर्थ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो वो कितना था, 214 था, नहीं 218 था, हाँ बिल्कुल 218 पर 1000। क्लियर। इसके बाद है द मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, हमारे देश की इंडस्ट्री को बंद करवाने के पीछे इसका मोटिव क्या था, कि भैया उनको रॉ मटेरियल ना मिले। सारा रॉ मटेरियल किनको मिलना शुरू हो जाए, ब्रिटेन में चलने वाली इंडस्ट्रीज़ को चीप रेट पे रॉ मटेरियल मिले, और वहाँ की इंडस्ट्री जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएंगी उसे इंडियन मार्केट में लाकर हैवी रेट पे क्या करना, बेचना। तो यही 2 मोटिव थे। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो टू गेट दी रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट, ये तो ठीक है।
ठीक है। दूसरा क्या है, टू गेट फिनिश गुड्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट, नहीं फिनिश गुड्स थोड़ी लेते थे वो हमसे। थर्ड क्या है, टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इन द इंडियन मार्केट एट हाई रेट, बिल्कुल ये ठीक है। यानी ए और डी ऑप्शन हमारे सही है। तो यहाँ कहाँ पर है, बी ऑप्शन क्लियर है, ठीक है, सही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में, तो दो ही चीज़ें की थी, रेलवे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए, जो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने करी, और कम्युनिकेशन जिसमें पोस्ट और टेलीग्राम आता है। तो इसमें ऑप्शन अभी क्या आ रहा है, एयरवे था नहीं, वाटरवे था नहीं, रेलवे था, हाँ बिल्कुल रेलवे था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज कैनाल जो था 1869 में ओपन हुआ था, तो उससे क्या ओपनिंग किस वजह से हुई थी, उसने क्या इफेक्ट डाला इंडिया पे, तो क्या इसने एडवर्सली इफेक्ट किया मोनोपोली कंट्रोल को उनके, नहीं, बल्कि और बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा, क्या इसने रिड्यूस किया कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, बिल्कुल। इंडिया से ब्रिटेन में जाने वाली गुड्स को एक सीधा रास्ता मिल गया, जिससे पहले वो घूम के जाते थे, पूरा इतना लंबा रास्ता पड़ता था, कॉस्ट ज़्यादा लगती थी, है ना। लेकिन अब क्या था, आने जाने की जो लागत थी, यातायात लागत, वो क्या कर दी, कम कर दी, जिससे और वास्ट लेवल पे इन्होंने हमारे देश से चीज़ें ले जाना लाना शुरू कर दिया। तो आंसर आई थिंक यही होगा कि इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। अच्छा, किसने बनवाई थी, इजिप्ट गवर्नमेंट ने बनवाई थी स्वेज कैनाल को। इजिप्ट गवर्नमेंट ने समुद्र के बीच बीच में नहर बनवाना, मतलब जो समुद्र को काटती है, क्लियर है। अच्छा, और बाकी ऑप्शन तो ठीक नहीं है। एनहांस इंटर क्या, इंडिया के अंदर की सेल वगैरह इंट्रोड्यूस हुई, अरे बाहर बनी थी तो इंडिया से लेना देना ही नहीं है ना, इंडिया के अंदर से। रिड्यूस दी एक्सपोर्ट कहाँ रिड्यूस हुआ, बल्कि बढ़ गया था, क्लियर है। तो ऑप्शन बी इज राइट, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटेड बिटवीन, स्वेज कैनाल्स के खुलने से किन दो देशों के बीच में डायरेक्ट रूट बन गया, तो पता ही है आप लोगों के, इंडिया अमेरिका, इंडिया श्रीलंका नहीं, इंडिया पाक नहीं, इंडिया एंड ब्रिटेन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू दी पार्टीशन, बताया था, अगर नहीं पता तो याद रखिएगा। पार्टीशन के समय जूट की जो इंडस्ट्री थी ना, जूट फर्टिलाइज जो लैंड थी ना, वो सारी की सारी पाकिस्तान की तरफ चली गई थी, ठीक है, जिस वजह से जूट इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की कमी आने लग गई, तो जूट इंडस्ट्री को विभाजन के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्लियर है। उसके बाद स्वेज कैनल वॉज बिल्ड बाय, मैंने बताया अभी, इजिप्ट की गवर्नमेंट ने बनवाया था, पर इससे फ़ायदा ब्रिटेन और इंडिया, मतलब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, क्लियर है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफर अ ग्लिम ऑफ डैश स्ट्रक्चर, मतलब सीधी बात है कि हिंदी में बता दे रही हूँ कि अगर ना हम पूरी वर्किंग, जितने भी लोग हमारे देश में काम करते हैं, अगर हम उन्हें डिफरेंट सेक्टर में बांटते हैं ना, तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक संरचना। तो हमारे देश की जो व्यावसायिक संरचना का मतलब है कि उस एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज़ में कितने लोग काम कर रहे हैं, और सर्विस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो देश की जनसंख्या, जो काम करने वाली जनसंख्या है जिसको श्रम बल बोलेंगे, तो श्रम बल को अगर तीनों सेक्टर में डिवाइड करो तो उसे व्यावसायिक संरचना कहते हैं, क्लियर है। इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश क्रॉप फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट नोन है, सिंपल बात है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम कैश क्रॉप को, फूड ग्रेन की जगह कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, उसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके बाद है बैटल ऑफ प्लासी कब हेल्ड हुआ था, सबको पता है, ये तो स्टार्टिंग है 1757 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिफोर द ब्रिटिश रूल द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, प्रॉस्पेरस थी, बिल्कुल ठीक है। एग्रेरियन थी, हाँ बिल्कुल। क्या है, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट थे, हाँ बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दी अब सारा आंसर यही है, क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने 20 क्वेश्चन आपको इंडियन इकोनॉमी के कराए हैं। आप मेरी पिछली 2 वीडियोज़ को देख के इस MCQ को अटेंड करिए, आपको सारे के सारे MCQ आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।